तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो बात करते हैं ग्रेविटी क्या होती है और क्या इसके ऊपर की चर्चाएं हमें करनी है, क्या क्या बातें हमें इसके अंदर जाननी है। ठीक है, हेडिंग है ग्रेविटेशन। ठीक है, नाउ ग्रेविटेशन क्या होता है, बेसिकली गुरुत्वाकर्षण क्या होता है आप सभी को पता है। ग्रेविटेशन क्या होती है, एक फोर्स होती है ना। क्या होती है, एक बल होता है, एक फोर्स होता है। दो मास के बीच, दो ऑब्जेक्ट बीच, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल मानते हैं यहाँ पर एक द्रव्यमान है m1 और इससे कुछ दूरी पर एक द्रव्यमान है m2। तो ये द्रव्यमान एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे, अपनी तरफ एक दूसरे को खींच रहे होंगे। यानी कि ये मासेस एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे, एक फोर्स लगा रहे होंगे जो हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि इस अर्थ में अगर हम एक एप्पल को छोड़ेंगे, कहावत तो बहुत ही फेमस है, आपने सुनी भी होगी कि एक सेब को छोड़ोगे तो सेब हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, तो जब वो सेब नीचे की तरफ गिरता है तो उस सेब को नीचे गिरने का कारण क्या है, तो हम कहते हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की ग्रेविटी क्या कर रही है, उस एप्पल को नीचे की तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों द्रव्यमान के बीच क्या लगता है, एक बल लगता है और उसी आकर्षित बल को हम क्या कहते हैं, उसी आकर्षित बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि ग्रेविटेशन कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि ये एक आकर्षित बल, आकर्षित बल। ठीक है, ये किन किन के बीच लगता है, तो ये लगता है द्रव्यमानों के बीच, यानी कि इट इज एक्टेड बिटवीन द मास, इट इज एक्टेड बिटवीन ये मासेस, यानी कि द्रव्यमानों के बीच लगता है। ये हमेशा किसके बीच लगेगा, द्रव्यमान के बीच लगेगा। कैसा बल होता है, एक आकर्षित बल होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो हमेशा कैसे लगेगा, द्रव्यमानों के बीच लगेगा। और याद रखिएगा, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, यह सबसे वीक फोर्स होता है, यानी कि ये सबसे दुर्बल बल है। प्रकृति का सबसे दुर्बल बल यही होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो कमजोर फोर्स जिसे कह सकते हैं, सबसे वीकेस्ट फोर्स कहते हैं, वो ग्रेविटेशन ही होता है। तो फटाफट नोट करें एंड देन फिर हम बात करते हैं कि न्यूटन ने अपने नियम में क्या दिया है, न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया है, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। चलिए, तो बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कि न्यूटन जी ने अपने ग्रेविटेशन लॉ में क्या, हेडिंग होगी हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, क्या कहता है, यदि दो द्रव्यमान हो, एक m1 है और एक m2 है। ठीक है, ऐसे पूरा लिखते हैं, किस तरीके से हमें अपने एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि कई बार आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लिखेंगे लेट टू मासेस m1 एंड m2 separated by a distance r। ठीक है, तो दो मासेस लिए हमने, या पहले मैं हिंदी पे भी लिख देते थे, माना दो द्रव्यमान m1 और m2 r दूरी से विभाजित है। m1 m2 दोनों के दोनों r दूरी से। तो पहला वाला दूसरे वाले पर एक बल लगाएगा, यानी कि पहला वाला क्या करेगा, दूसरे वाले को खींचेंगे, तो इसे बोलेंगे फोर्स ऑन मास 1
ड्यू टू मास 2 F12, और सिमिलरली यहाँ पर फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1, यानी कि दूसरे वाले पर भी क्या करेगा, F2 फोर्स लगेगा, F21, ठीक है। नाम दे देते हैं, F12 का मतलब है फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2, ठीक है। और F21 है हमारे पास फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1। तो हम कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हम कैसे इसका परिमाण निकालेंगे, तो हमें याद रखना है द फोर्स बिटवीन, या मैं कह सकता हूं देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार, पहला द फोर्स बिटवीन दीज टू is directly proportional to the product of the masses, एंड सेकेंड यहां पर कह रहा है द फोर्स, या मैं हिंदी पे पहले इसको एक एक लाइन हिंदी में भी लिख देते हैं, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के इनके बीच में लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल इन द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब क्या है, मतलब है कि भाई जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, यानी कि जितना ज्यादा भार बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा बल बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा भार बढ़ेगा उतना ज्यादा बल बढ़ेगा, यानी कि 2 किलो और 4 किलो की वस्तु, और अगर कोई 15 किलो और 50 किलो की वस्तु है तो 15 और 50 के बीच का जो आकर्षित बल है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली 2 और 4 के बीच की वस्तुओं के, ठीक है। पहला पॉइंट हमें ये कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे कहता है कि द फोर्स बिटवीन the two masses is inversely proportional to the square of distance between two masses। यानी कि क्या कह रहा है, कह रहा है बल इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के वक्रानुपाती है। बोल सकते हैं इसे वक्रानुपाती, यानी कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यहां पर बनती है हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। यानी कि अगर उनके बीच की दूरी पास है तो वो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, अगर दूर है
तो वो फोर्स बहुत कम होगा, बल बहुत कम होगा। ठीक है, तो फटाफट से इन दोनों को नोट कर ले एंड देन न्यूटन का नियम बना लेते हैं ग्रेविटी का, कि न्यूटन का ग्रेविटी लॉ है क्या। फिर यहाँ पर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि जो फोर्स होता है उन दो मास के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो दोनों द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समान होगा, यानी कि उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जल्दी नोट करेंगे। देन यहाँ पे हमें मिल गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन द टू मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, यानी कि बल इन दोनों द्रव्यमानों की जो बीच की दूरी है उन दूरियों के वर्ग के समान वक्रानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे जाएगा आर स्क्वायर के। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी के। तो फटाफट इसे भी नोट कर ले, देन हम फॉर्मूला बनाते हैं। अब इन दोनों ही समीकरणों को अगर हम जोड़ दें तो पहला समीकरण क्या कह रहा है, एफ जो है m1 और m2 के समानुपाती है, इनके गुणनफल के, इनके प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दूसरी इक्वेशन हमें कह रही है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन ऑन इक्वेटिंग टू इक्वेशंस F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to 1 upon r square। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, F is directly proportional to m1 m2 upon r square। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा बड़ा G, m1 m2 और नीचे आ जाएगा r का स्क्वायर। अब ये G क्यों आया, क्योंकि यहाँ से ना एक प्रोपोर्शनल का साइन हटा है, ये जो ये समानुपाती का चिन्ह है ये हटा है। अब यहाँ पर जो G आया, ये जो G है, इस G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इस जी के जो मान होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी आप लिख ले, फिर मैं इसकी यूनिट निकालना भी आपको बताऊंगा कि इसकी यूनिट कैसे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान हो सकता है एक चांद हो, एक पृथ्वी हो, ये मासेस हो सकते हैं, मून हो, एक अर्थ हो, एक हो सकता है सन हो, एक प्लूटो हो, कुछ भी हो, दो मासेस, इवन दो मैं भी हो सकता हूँ, मैं, मेरा मास और पृथ्वी का मास, यानी कि ये हो सकता है हमारी अर्थ का मास। ठीक है, हम दोनों के बीच की दूरी, तो किसका फोर्स निकल जाएगा, मेरा और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये द्रव्यमान हो गए, ये हम दोनों के बीच की दूरी हो गई, और ये हो गया जी का मान मैंने आपको बता दिया। ठीक है, याद रखेंगे 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, नाउ बात करते हैं जी के मान कैसे, इस जी की जो बेसिकली यूनिट है कैसे निकाली। तो हम हेडिंग लिखेंगे यूनिट ऑफ जी। एफ बराबर फॉर्मूला है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, एफ यहाँ पर फोर्स होता है, एफ क्या होता है, फोर्स। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं जी की इकाई, एफ यहाँ पर फोर्स होता है, यानी कि बल होता है। m1 क्या होता है, m1 और m2 यहाँ पर द्रव्यमान होते हैं, मास होते हैं। r यहाँ पर दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू लगाते हैं, तो आपको पता, देखो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है हमारे पास। यहाँ हम एक काम करते हैं, पहले ना जी के मान निकालते हैं। तो जी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एफ रहेगा, ये आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे m1 m2 चला जाएगा। ठीक है, अब एफ की यूनिट क्या होती है, तो हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स बल की इकाई। तो आप सभी को पता है बल की इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन। फिर यूनिट ऑफ आर, यानी कि आर की इकाई। अब आर क्या है, यहाँ पे दूरी है ना, डिस्टेंस है, तो आर की जो इकाई होगी वो क्या होगी, मीटर।
ठीक है। m क्या होगा यहाँ पर, m और m1 m2 द्रव्यमान है, तो यूनिट ऑफ m1 m2 क्या होगी, यानी कि m1 और m2 की इकाई वो होगी किलो। तो बस अब आपको क्या करना है, वैल्यू रख देनी है, काम बनता जाएगा। रखें, चलिए g को g रखते हैं, f की इकाई होती है न्यूटन, r स्क्वायर है यानी कि मीटर का स्क्वायर, नीचे है kg गुणा kg, तो यहां बन जाएगा kg का स्क्वायर, यानी कि जो यूनिट ऑफ g आई, g की जो इकाई आई वो आई हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg का स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर kg की पावर -2। ना यहाँ पर बात कर लें इसके डायमेंशन की, इसके विमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, देखो न्यूटन के लिए हमें याद रखना है F बराबर ma होता है, यही न्यूटन है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की हमारे पास इकाई होती है। kg के लिए हम m यूज करते हैं, मीटर के लिए हम l यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम t यूज करते हैं, तो mlt-2 होती है न्यूटन की। तो अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालें तो इस न्यूटन की जगह आ जाएगा ml का स्क्वायर mlt-2, kg की जगह आ जाएगा m का घात -2, और यहाँ पे l स्क्वायर है तो यहाँ पे l स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो m और m की घात -2 में से बचेगा यहाँ पे m की घात -1, l 2 और 1 हो जाएगा l की घात 3, और t की पावर आ जाएगी -2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएंगे किसके, g के विमीय सूत्र होते हैं m-1 l की घात 3 t-2। चलिए जल्दी से इसे नोट कर ले, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें करते हैं और कल मिलते हैं आगे इस पे न्यूमेरिकल से लेके। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।